Hello students, welcome back to the second video of resource and development. In the first video we have covered various aspects. Now furthermore we have seen how the resources can be classified, how the resources can be planned, how resources can be conserved. Now I will take a different look in this one. We'll see how the soil is a resource and how can it be utilized in the proper way. तो सॉइल की डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर द प्लांट इज कॉल्ड सॉइल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड लैंड. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. लैंड इज समथिंग विच सपोर्ट्स सॉइल. ओके. Soil consists of mineral matter such as sand and clay and organic matter such as humus, bacteria and earthworms. Mineral matter क्या है उसका और ऑर्गेनिक मैटर क्या है. ऑर्गेनिक जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जीवित चीज़ों से. तो उस कंटेंट को कहते हैं ह्यूमस. जो भी चीज़ें हमारी बायोटिक हैं, जो डिकम्पोज हो जाती हैं, वो ह्यूमस का काम करती हैं और वो फर्टिलिटी बढ़ाती हैं. Soil is formed mainly due to the process of weathering. As a result of weathering, a layer of loose rock materials is formed on the land surface. If this layer remains undisturbed for a long period of time, chemical, physical and organic changes take place in it. These changes lead to the formation of soil. Soil formation एक complex process है, बहुत लंबा समय लगता है. कई सारे फैक्टर्स इसमें. नियर बाई की जो रॉक्स होती हैं, वेदर होती हैं, टूटती हैं, फिर वो डिपॉजिट होती हैं, फिर वो जमती रहती हैं. तो ये कई हजारों साल की व्यवस्था है, तब जा कर के हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ऑब्वियसली उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसकी फर्टिलिटी कैसी होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस एरिया में सॉइल फॉर्म हुई है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है. इन सारी चीज़ों का प्रभाव सॉइल पर पड़ता है. देखिए इसमें लिखा हुआ है द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन. क्लाइमेट ऑब्वियसली, जिसकी मैंने चर्चा की. टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड्स. टोपोग्राफी क्या होती है कि उस जगह पे कैसा पहाड़ है, लूज पहाड़ है, हार्ड रॉक है, नहीं है, इन सब चीज़ों से. नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड काइंड ऑफ वेजिटेशन. जिन क्षेत्रों में बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं हो, वनस्पतियाँ नहीं होंगी, वहाँ की जो सॉइल की जो ह्यूमस कंटेंट है, फर्टिलिटी है, वो कम होता है. ना अगर इंडिया की बात करें तो देयर आर 6 इम्पॉर्टेंट सॉइल्स found in India, that is alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil and mountain soil. So we'll go for the alluvial soil. It is one of the most important soil and found in various parts of India. Okay, and it is most fertile and widespread. जैसा मैंने बताया आपको. It is formed due to the deposition of fine silt called alluvium of the rivers. It is found in the northern plains, Gujarat plains and coastal plains. It consists of sand, silt and clay. It is divided into khadar and bangar. खादर एंड बांगर. खादर को न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, बांगर को ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं. ये एज के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है और एग्जाम में भी आता है डिफरेंस लिखने के लिए, जो आगे की स्लाइड में कवर होगा. इट कंटेन्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. So it is fertile and good for growth of sugarcane, rice, wheat and pulses. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. भागर एंड खादर मैंने अभी बताया आपको. ये अलुवियल सॉइल का मतलब होता है जब रिवर ओवरफ्लो होती है, तो रिवर ओवरफ्लो होने के बाद अपने साथ सिल्ट और क्ले उन क्षेत्रों पे छोड़ देती है, फिर पानी वापस आ जाता है. तो इस प्रकार से न्यू सॉइल फॉर्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं अलुवियल सॉइल. ठीक है. तो जो पुरानी वाली होती है उसे हम बांगर कहेंगे, और जो नई वाली होगी उसे हम खादर कहेंगे. 3 डिफरेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. 3 डिफरेंस यू कैन सी. एक तो पुरानी, एक नई होगी. दिल्ली बांगर के बारे में देखिए. दिल्ली अबव द फ्लड प्लेन्स, द रिजेंबल टेरेसेस. द सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज हाईली फर्टाइल. द सॉइल ऑफ दिस रीजन लोकली नोन एज कांकर इज कम्पोज ऑफ कैल्सिकरस डिपॉजिट्स. और खादर में क्या होता है, सुटेबल. बेसिकली आप ध्यान रखिए कि बांगर पुरानी है, खादर नई है. बांगर में कंकर न्यूडल्स बड़े होते हैं, खादर में नहीं होते हैं, कम होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं. बांगर खादर की अपेक्षा कम फर्टाइल होती है, खादर ज़्यादा फर्टाइल होती है. नाउ कम टू द ब्लैक सॉइल. इट इज़ वन ऑफ द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया. यू कैन सी द पिक्चर, यू कैन सी. नाम ही ब्लैक सॉइल है. ओके. इसका दूसरा नाम अक्सर एग्जाम 1 नंबर में पूछा जाता है, क्या होता है, रिवर सॉइल.
रेगुर मीन्स कॉटन, तो ये इसे हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसमें जितनी भी इंडिया में सॉइल्स पाई जाती हैं उन सबसे ज़्यादा हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, सबसे ज़्यादा पानी को सोखने की क्षमता इसमें होती है। और इसका केमिकल कंपोजिशन देख सकते हैं, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम की बात कर रहा है। हाँ, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर थोड़े से कम होते हैं। ओके, और ये डेक्कन ट्रैप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पाई जाती है। इट इज़ वेरी वेरी सुटेबल फॉर कॉटन ग्रोइंग। नाउ रेड सॉइल की हम चर्चा करेंगे। रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंटेंट ऑफ आयरन इन दिस सॉइल। तो ये लो रेनफॉल एरिया में पाई जाती हैं, ओके। इसमें एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर नहीं होता है इसमें। डिफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फोट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास होगा। कलर ऑब्वियसली रेड होगा ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। टेक्सचर सैंडी टू क्ले एंड लोमी होगा। इट इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। नाउ वी टॉक अबाउट लेटेराइट सॉइल। इसका नाम देखिए, लैटिन वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है ब्रिक। बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड, दैट इज वन ऑफ इट्स important characteristics. Found in the areas of high temperature and high rainfall. Formed as a result of high leaching due to rainfall. हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो ह्यूमस कंटेंट होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें इसकी फर्टिलिटी भी अफेक्ट हो जाती है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा पर्याप्त होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इट इज़ गुड फॉर राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू नट्स, ठीक, टी, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों के लिए ये सुटेबल होती है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के क्षेत्रों में पाई जाती है। नाउ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के बारे में देखिए आप, ऑब्वियसली उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस होते हैं भारतवर्ष में। विंड एक्टिविटीज़ की वजह से डिपॉजिट होती हैं। हाई साल्ट कंटेंट होता है इसमें। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस होगा, बिकॉज एरिड क्षेत्रों में पहले बताया वेजिटेशन की बहुत कमी होगी, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो आपका ह्यूमस होगा वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। वेस्टर्न राजस्थान क्षेत्र में हम कह सकते हैं, जो कि हमारा रेगिस्तान का इलाका है, ऐसे क्षेत्रों में इस मिट्टी पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल, नाम से पता चल रहा है फॉरेस्ट सॉइल। अगर आप इंडिया के मैप को सबसे ऊपर से देखते जाएँ तो जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड से लेते हुए ये वाला पोर्शन पूरा ऐसे निकालते हुए चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट तक निकल जाइए, वही फॉरेस्ट सॉइल की बात हो जाती है। फॉरेस्ट सॉइल यहीं पाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। देखिए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। द सॉइल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। जो पहले बात हो गई थी, सॉइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स है वो यहाँ कंट्रीब्यूट समझ में आ जाएंगे आपको। दे आर लूमी एंड सिल्टी। In the snow-bound areas of the Himalayas, they experience denudation and are acidic with the low humus content. The soil found in lower valleys are fertile. Now, ये तो सॉइल्स की बात हो गई। सभी सॉइल के बारे में आपको अब कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे कि आप एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया। एंड कभी कभी कहता है कि इसके बारे में लिखिए, कभी कहता है कि दो के बारे में, किसी दो के बारे में लिखिए। तो आप सभी के बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट लिख लेंगे। उसका मिनरल कंटेंट क्या है, कौन से एरिया में पाया जाता है इंडिया में, और कौन सा फसल के लिए उपयोगी होता है। नाउ नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है? हमारी जो मिट्टी है, जो हमारी उपजाऊपन के लिए है, अगर वो इरोड हो जाए, वो कट के निकल जाए ऊपर से, तो उसे हम कहेंगे सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंसी इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। नेचुरल एजेंसीज कौन सी हैं? वाटर है, विंड है, ठीक है, इनको हम नेचुरल एजेंसीज कहेंगे। तो डिफॉरेस्ट, फ्लड आ जाता है, उससे सॉइल इरोड हो जाएगी, निकल जाएगी। कारण क्या क्या हो सकते हैं इससे? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और बहुत सारी लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज़ का होना, इन सब से भी कभी कभी हमारे सॉइल को इरोड होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिर सॉइल को डिग्रेड करते हैं, फिर धीरे धीरे वो विंड आके इरोड कर देगी, फ्लड आ जाएगी, क्लाइमेट में चेंज हो जाएगा, तो वो कहीं कहीं इरोजन हमारा होता है। इरोजन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक गली इरोजन
और सीट इरोजन। तो नाम से पता है गली इरोजन का मतलब होता है उसमें गलीज फॉर्म हो जाती हैं, एक बड़े बड़े खांचे से बन जाते हैं, चैनल से बन जाता है, और उस पर वो कल्टिवेबल लैंड नहीं होती है। द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड स्कूप्स अवे द सॉइल एंड फॉर्म डीप चैनल्स कॉल्ड गलीज। डीप चैनल्स, गहरी गहरे चैनल्स बन जाते हैं, नालियों जैसी बन जाती है पानी गिरने की वजह से। एंड बैड a land which is broken into many small parts of the gully is called badland। अगर आपके पूरे खेत में इस प्रकार से जगह जगह नालियाँ सी बन जाएंगी तो बैडलैंड हो गया, वो आप इकोनॉमिकली अनअवेलेबल हो जाएगा और कल्टीवेशन नहीं कर सकते आप। यू कैन सी दिस इज़ वॉट ए गली इरोजन। इस प्रकार से अगर आपके खेतों में जगह जगह बन जाएगा गलीज या चैनल्स तो यू कैनॉट कल्टिवेट इट, प्लाउइंग कैनॉट बी डन, दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैनॉट टेक प्लेस इन दिस काइंड ऑफ लैंड्स, सो इट बिकम्स अनइकोनॉमिक। सीट इरोजन, नाम से पता सीट इरोजन, जब अभी तो आपने देखा गली इरोजन जगह से जगह चैनल कट रहा है, सीट इरोजन में जस्ट लाइक बेडशीट आप हम बिछाते हैं, यू रिमूव दैट बेडशीट तो पूरा ऊपर का बेडशीट निकल गया, ऊपर का कवर निकल गया, इसे हम कहते हैं सीट इरोजन। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर ए लार्ज एरियाज डाउन द स्लोप, द वाटर टेक्स अवे द टॉप सोइल, इसे वो हम सीट इरोजन बताएंगे। अब इरोजन तो देख लिया हम लोगों ने, अब इसको रोका कैसे जाए, कंजर्वेशन कैसे की जाए। कंजर्वेशन के कुछ तरीके हैं, हर कंडीशंस के लिए अलग तरीका है। तो देखिए कंटूर प्लाइंग, कंटूर प्लाइंग देखिए आप चित्र से देख कर समझ में आएंगे। प्लाइंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। अगर स्लोप में खेत आपके हैं, पहाड़ी सेमी पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, तो अगर आप इस प्रकार से प्लाइंग करेंगे, कंटूर प्लाइंग मतलब उसके इस प्रकार से कराएंगे जिससे वाटर तेज़ी से नीचे न भाग पाए, रुकता जाए, तो उसे हम कहेंगे कंटूर प्लाइंग। टेरेस फार्मिंग, माउंटेनियस रीजन में क्या होगा, स्टीप स्लोप होता है, तेज़ी से नीचे चला जाता है, ढलान होती है, तो अगर हम जगह जगह टेरेस बना दें तो पानी जो ऊपर से बहेगा वो मिट्टी को तेज़ी से नहीं निकाल पाएगा, तो हमारी जो सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। हर जगह हर टोपोग्राफी के लिए अलग प्रकार का एक हमारे पास विकल्प होना चाहिए। आप टेरेस फार्मिंग प्लेन लैंड में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ इट्स नॉट वायबल। ओके, स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या करते हैं कि जैसे जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं कोस्टल एरियाज में या कहीं पर भी, तो वहाँ पर हमारे वो तेज़ हवाएं मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं, तो फसलों से पहले स्ट्रिप्स लगा, मतलब आप एक और घास लगा देंगे, जब तेज जिस तरफ से हवा आती है, जब उधर घास की तरफ हवा आएगी तो घासें उन सारी हवा को होल्ड कर लेती हैं और आपका कम से कम मिट्टी उड़ने देती हैं। नेक्स्ट आ गया शेल्टर बेल्ट। यू कैन अंडरस्टैंड शेल्टर बेल्ट, प्लांटिंग ट्रीज ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, जिससे कि आपके विंड को रोक सकें और आपका न होने पाए। तो यहाँ तक तो